उस रात जब मैंने घर से बाहर कदम रखा, मुझे नहीं पता था कि मैं किस में पैर डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो दरवाजा कहाँ को खुलता है। जब दरवाजा खुला, वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। मुझे जो बताया गया था और जो वहां हकीकत में हुआ था, वो बिल्कुल अलग था। मुझसे झूठ बोला गया, धोखे से मुझे वहां ले जाया गया और मुझे मार डाला गया जान से। स्मिता, काय हो? ये कल वाली बदबू और भी बढ़ गई है। मैंने कहा था ना आपको, वो बदबू हमारे बाथरूम से नहीं आ रही है, बाहर से आ रही है। एक गटर में 2-3 चूहे मरे होंगे। सोसाइटी ऑफिस में बोला तूने? एक बार नहीं, 2-2 बार फोन करके बोला था मैंने सेक्रेटरी को। हाँ हाँ करता हूँ करके बोला, अभी तक कुछ भी किया नहीं है। चाहेला हम लोग मेंटेनेंस इसलिए भरते हैं क्या कि ऐसे दम घुट जाए हमारा? उमेश पढ़ना। उमेश, हाँ इधर आ। क्या हुआ साहब? ये क्या है? क्या है? तेरे को कितनी बार बोला ये ऐसे कंपाउंड में कचरा छोड़ने का नहीं? हाँ, कितनी बार बोला? अब मैंने नहीं रखा इसको। अरे तूने बोला एक्स्ट्रा कूड़ेदान चाहिए, हमने एक नहीं 2-2 लाके दिए। सुबह सुबह काय को बॉम्ब कर रहा है? अरे थैली मैंने नहीं रखा है। तो कौन रखा? क्या खुद ब कुछ चल के आई है? मुझे नहीं पता, किसी और ने रखी होगी। तू अभी के अभी इसको उठा और कूड़ेदान में डाल। अच्छा ठीक है, मैं हाँ चल चल। क्या हुआ? साहब ये कचरा नहीं है। तो क्या है? कचरे की पॉलीथीन के बैग तो दिख रही है ये। बहुत भारी साहब ये। अरे तो कोई भारी कचरा होगा, उठा फिर से। साहब मैं नहीं उठा रहा, आप खुद उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? उठा उठा तू। नहीं साहब, कुछ तो है इसमें। तू डरता क्यों है बे? तेरे को क्या लगता है इसके अंदर कोई लाश भी है क्या? चल खोल। मेरे को लग रहा है कि कुछ है इसमें। आप देखो ना, एक बार खोल के देखो। वीरा। अरे मुकेश भाऊ, हाँ काय झालं? कोई तो यहाँ पर ये थैला छोड़ कर गया है। हाँ, हम देख रहे हैं इसके अंदर है क्या। अच्छा। लेडीज, काय? लेडीज की लाश है अंदर। क्राईम ब्रँच युनिट 7B अर्पिता सोसायटी पवई पोहोचते आहे, जिथे बॉडी मिळालेली आहे। आय रिपीट, क्राइम ब्रांच की यूनिट 7B अर्पिता सोसाइटी पवई पहुंच रही है, जहां लाश मिली है। हम एक ऐसे केस का सामना करने जा रहे थे जो पूरे शहर को शॉक करने जा रहा था। एक ऐसा जुर्म जिसके पीछे जुर्मों का कारवां बनता गया, मानो एक चेन रिएक्शन। हम यहां तक डूबने जा रहे थे एक बहुत ही भयंकर
और बदबूदार साजिश में। मुकेश राणे, हाँ जी, तुम रोज सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तब तुमने पॉलिथीन नहीं देखा यहाँ पे? नहीं सर, सवेरे मेरी नज़र नहीं पड़ी, मगर जब मैं मॉर्निंग वॉक से लौट कर आया तभी उजाला हो गया था और अचानक मैंने ये पॉलिथीन की बैग देखी सर। इस बिल्डिंग का कचरा तू ही उठाता है ना? हाँ साहब, इन दोनों बिल्डिंग का कचरा मैं ही संभालता हूँ। मैं तो पहली बिल्डिंग का कचरा इकट्ठा कर रहा था, यहाँ तक तो मैं आया ही नहीं साहब। सब पॉकेट्स में से कुछ भी नहीं मिला है और कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। बेचारे पॉलिथीन तपासा, शायद अंदर कुछ रह गया होगा। सर, बॉडी को बाहर से लाकर यहाँ कोई कैसे डंप कर सकता है? और किसने कुछ देखा नहीं? तू रात भर ड्यूटी पर था, किसी को आते हुए नहीं देखा? मैं पूरी रात गेट पर ही ड्यूटी पर था साहब, मैंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा साहब। मुकेश, आपने बिल्डिंग में पता किया? हो सकता है ये लड़की किसी के घर आई हो। सर मैंने लाश के फेस की फोटो अपने मोबाइल में ली और हमारे वॉचमैन ललित को हर एक के घर में भेजा, मगर कोई बाहर से आया और बॉडी यहाँ डंप कर गया। क्यों ललित? हेलीकॉप्टर से आया कोई या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो से? सो रहा था ड्यूटी पर? नहीं साहब, मैं नहीं सोता हूँ साहब ड्यूटी पर, पूछ लीजिए साहब को, रात को कोई भी नहीं आया साहब। ज्योति मैडम, पॉलीथीन में कुछ नहीं मिला। कोई निशानी भी नहीं मिली? नहीं मैम, पॉलीथीन एकदम क्लीन है। पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई सीसीटीवी नहीं है? सोसाइटी के एनुअल मीटिंग में बात तो हुई थी सर, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। इसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे आप लोग? तुम विचारे के साथ बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाओ, डिटेल पूछताछ करो। बाहर से आकर कोई बॉडी यहाँ डंप कर जाए ऐसा मुश्किल लग रहा है सर। सर, मैं इस वॉचमैन ललित से जरा सख्ती से पूछताछ करता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लाश को बाहर से लेकर आया हो और इसने कुछ ना देखा हो, या फिर बिल्डिंग के किसी फ्लैट से लाश को बाहर रखा गया हो और इसको कुछ भी ना पता हो। और इस सफाई कर्मचारी उमेश को भी अंदर लो, रोज यहाँ से कचरा उठाता है। कंपाउंड में आज इतना बड़ा पॉलिथीन बैग पड़ा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे दिखा ना हो। परेश भाई उस बास का कुछ कीजिए ना, हमारे बाथरूम में एंट्री भी नहीं ले जा रही है। तो मैं क्या करूं धनुष भाई? मैं गटर में एंट्री ले लूं और निकालूं वहां से सड़े हुए चूहे को? अरे 6 बार मैंने कमलेश को फोन किया, मैसेज किया, फिर सोसाइटी के मैनेजर को वार्निंग तक दी कि कमलेश नहीं तो कोई और सही। अरे यहाँ सबकी जान जा रही है और मरा हुआ चूहा सिर्फ आपका दुश्मन थोड़ी ना था। मुकेश साहब ने जब आवाज़ दी ना, मैं तभी देखा, उससे पहले तो मेरी नज़र भी नहीं पड़ी उस थैली पर। और मैं साहब ड्यूटी पर कभी नहीं सोता हूँ साहब, बस रात को 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मैं अपना कुर्सी छोड़ता है, और भी टॉयलेट जाना होता है तभी। ये टॉयलेट वगैरह का बहाना कातिल को पहले से मालूम था या तूने खास बताया उसे? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया साहब, सच ही बोल रहा है साहब। तो अब टाइम है, बता दे, तूने कातिल की हेल्प की या तो खुद कातिल है? नहीं साहब, बाल बच्चे वाला साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा साहब? कातिलों के बीवी बच्चे नहीं होते तेरे? क्या साहब? बाल बच्चे, बीवी। हो साहब। देख, इसके भी, और होने को ये भी कातिल हो सकता है, या फिर ये तुम दोनों की मिली भगत हो सकती है। वो साहब, वो थामा साहब, मुझे इसमें मत घसीटो। पिछले 8 महीने से पूरा ईमानदारी से इधर का कचरा उठा रहा है मैं। मर्डर वर्डर करके अगर बॉडी को ठिकाने लगाना होता तो इधर काय को डालता, पकड़े जाने के लिए। सर, मैंने और विचारे ने अर्पिता कॉलोनी के एक फ्लैट से पूछताछ की। ये लड़की वहाँ की रेजिडेंट तो नहीं है। वॉचमैन ललित कसम खा के कह रहा है कि रात को ड्यूटी पर सोता नहीं है, टॉयलेट के लिए जरूर जाता है। मुझे लगता है उसी दौरान लाश को डंप किया गया। कत्ल कल शाम 12 जनवरी को 8 बजे के आसपास हुआ है, तो बॉडी 12 बजे के बाद ही डंप की गई होगी, डेफिनेटली सूरज निकलने से पहले। एक काम करो, कॉलोनी को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सबके सीसीटीवी चेक करो। बॉडी बाहर से लाई गई है तो कहीं से तो लाई गई होगी, हो सकता है किसी कैमरे में दिख जाए। सर, वैसे मैंने विक्टिम की फोटो आसपास के मोहल्ले में सर्कुलेशन में दे दी है, हो सकता है वो आसपास के मोहल्ले की रेजिडेंट हो। मर्डर कल शाम को ही हुआ है तो अभी तक मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज नहीं हुई होगी, फिर भी चांस लेते हैं। चेक करो, एक जवान लड़की मिसिंग है तो कहीं ना कहीं बवाल तो हुआ ही होगा। यार नताशा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इतना डरना बहुत चाइल्डिश है। ओके आई नो यार, लेकिन 3rd टाइम प्रोजेक्ट डिलीट है मेरा। तो क्या हुआ यार, बोल देना नहीं हुआ।
हेलो। बदबू ना बंद ही नहीं हो रही है, क्या करूं इसका, सगळं बंदच करून टाकते। रेडी? अरे ये खत्म नहीं किया तुमने? मैं नहीं पीऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। चले? 4 दिन हो गए लाश मिले हुए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन की एक लीड तक नहीं। सर, मुंबई के 91 पुलिस स्टेशन में से एक भी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। अजीब है। सर हो सकता है कहीं बाहर से आई हो। हाँ, जहाँ से भी आई है वहाँ तो इसे कोई ना कोई मिस कर रहा होगा ना। हो सकता है ये यहाँ पर किससे मिलने आई हो। अब ये तो अपना फोन उठाने से रही, इसका फोन कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप बज रहा होगा, या फिर कातिल ने स्विच ऑफ कर दिया होगा। जिनका अपना कोई मिसिंग हो वो अपना डर, अपनी टेंशन ऐसे स्विच ऑफ कर सकते हैं क्या? तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा। क्या हुआ? अभी भी फोन नहीं उठा रही है? नहीं माँ, अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कमाल कर रही हैं आप मैडम, गटर क्लीनर आ ही नहीं रहा है तो सोसाइटी ऑफिस आखिर क्या कर सकती है? तो क्या हम इस बदबू में घुट घुट के मरते रहे? मैनेजर साहब, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, आप रहते नहीं है ना यहाँ। हमें तो एक निवाला खाया नहीं जाता, उल्टी आती है। मैं तो कह रही हूँ ये मरे हुए चूहे की स्मेल तो नहीं है, कुछ और ही है। अरे कमलेश, इतना भी नहीं भाव खाने का, समझा? कम से कम 25 बार फोन किया तुझे, एसएमएस किया, तू कभी किसी का जवाब क्यों नहीं देता रे? क्या साहब, आप सब लोग मेरे पे इतना चढ़ क्यों रहे हो? अरे गांव चला गया था, आने में लेट हो गया, अभी सुबह लौटा हूं। चल भाई कुछ कर ताबड़ तो। 1 मिनट रमेश को आ जाने दो। रमेश, चल चल जल्दी कर जल्दी कर। पहले ही बोल रहा हूँ साहब, ये मरे चूहे की बात तो लग नहीं रही है। अरे चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो या हाथी हो, अरे ये गटर खोल और निकाल उसको यहाँ से। हे भगवान, ऐसी बदबू तो पहले कभी सही नहीं मैंने। साहब, कोई तो बड़ा सा पॉलीथीन का बैग अंदर घुसेड़ा है, अटका हुआ है और बैग में से बास आ रहा है। अरे तो निकालना बैग को वहां से। पता नहीं क्या है बैग में परेश भाई। जो भी है बाहर तो निकालना ही है ना, चल खींच ले बाहर। बारी है परेश भाई, कुछ तो लफड़ा लग रहा है। अरे ट्राई करना परेश भाई, हम दोनों से नहीं होगा। अरे तो 2-4 लोगों को और बुलवा लेना। क्या परेश भाई, 2-4 लोगों को और बुला, अब पुलिस को बुला लो, लफड़ा लग रहा है। पुलिस? 5 दिन से बदबू आ रही थी और डेली बढ़ती जा रही थी। हमें लगा कि गटर में कोई चूहा मर गया होगा, उसी की बदबू होगी। पिछले 5 दिन से हमारे क्लीनर को फोन पे फोन किए जा रहे थे, किसी को लगा ही नहीं कि यहाँ पे बॉडी शॉडी होगी। साहब, गटर शुरू से एंड तक पूरा तलाश किया, सिर नहीं है अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर कहीं नहीं मिला, अच्छे से देखो। सबसे पूछ ले मैडम, हमारी कॉलोनी की कोई भी लेडीज मिसिंग नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे ना कि रोज रोज गटर से लाशें नहीं मिला करती, तो रोज रोज लोग गायब भी नहीं हुआ करते। दोबारा से चेक कीजिए परेश जी, एक फ्लैट से। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 दिनों के अंतर में मिली ये दोनों लाशें 2 अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी से बरामद हुई हैं। पुलिस ने अभी तक इन दोनों मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन तो स्टैब्लिश नहीं किया है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि दोनों ही विक्टिम्स जवान लड़कियां थीं
और इन दोनों की ही आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। एज की रेंज बढ़ाओ, 25 से 28 की जगह 21 से 30 करो। पिछले 1 महीने की सारी मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो। सोशल मीडिया ग्रुप्स, चैट ग्रुप्स में सर्कुलेट करो ये टैटू की फोटो। हो सकता है कोई इसे पहचाने। सर मैं एरिया के सारे टैटू आर्टिस्ट से भी पूछताछ करवा रही हूँ। क्या दूसरी विक्टिम का सर मिला शहर के किसी दूसरे कचरा डंप से या कहीं और से? नहीं मिला। हम शहर का चप्पा चप्पा छान रहे थे। साथ ही दोनों विक्टिम्स की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस फुल स्विंग में थी। ऊपर से देखने पर आपको दोनों विक्टिम्स अनकनेक्टेड लगे होंगे, लेकिन श्योरली आपको कनेक्शन तो मिला होगा। दोनों लाशें पॉलिथीन बैग्स में मिली, दोनों हाउसिंग कॉलोनीज के प्रेमाइसेस में, और दोनों विक्टिम्स लगभग एक ही एज की जवान लड़कियां थी। हमें दूसरी लाश के मिलते ही कनेक्शन दिखने लगे थे, पर मीडिया और पब्लिक ये भी इन कनेक्शन को बना सकते थे। हमें शहर में पैनिक फैलने से पहले ही विक्टिम्स की आइडेंटिटी और कातिल दोनों को सामने लाना था। एक बात और थी जो हमें परेशान कर रही थी कि इस सिचुएशन का दूसरे क्रिमिनल्स फायदा ना उठा लें। ठीक है, दोनों बॉडीज पॉलिथीन बैग में मिलती हैं, पर इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन सर दोनों बॉडीज का एक दूसरे से 5 दिनों के अंतर पर मिलना और हमारे जुरिस्डिक्शन में मिलना, और तो और दोनों बॉडीज का प्लास्टिक बैग्स में मिलना, कहीं मोडस ऑपरेंडी तो नहीं? दोनों बॉडीज को ऐसी कॉलोनी में डंप किया गया जहां पर सीसीटीवी नहीं, और दोनों बार आसपास के सीसीटीवी को बहुत ही चालाकी के साथ अवॉइड किया गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन अगर एक और लाश मिलती है तो पब्लिक भड़क उठेगी, और मीडिया तो है ही ऑयल टैंकर लेकर आग भड़काने और लगाने के लिए। कुलकर्णी, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सीरियल किलिंग का मामला नहीं है? मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों ही विक्टिम्स जवान लड़कियां थी। ये सर, दोनों विक्टिम्स जवान लड़कियां थी, पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। फर्स्ट विक्टिम में तो एस्टैब्लिश हुआ है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। सेकंड विक्टिम की लाश काफी गल चुकी थी, तो कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। मैंने कई सीरियल किलिंग के केस स्टडी किए हैं। कोई भी सीरियल किलिंग में कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, कुछ प्लान नहीं करता, और न ही विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है। ओके कुलकर्णी, तुम्हारे पॉइंट को सही मानते हुए ये मानते हैं कि ये सीरियल किलर नहीं है, लेकिन किलर तो है। मर्डर्स में कोई कनेक्शन भी हो सकता है? हो सकता है सर। और कोई मैचिंग मिसिंग कंप्लेंट नहीं है पूरे शहर में? एक्चुअली नहीं है सर। शायद ये दोनों विक्टिम्स आउट ऑफ सिटी से हो, इसलिए इतने बड़े शहर में उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं। इस हालात में अगर और एक भी लाश मिली तो शहर में सिचुएशन संभालना आसान नहीं है। सुमेश घोष? जी सर, मैं ही हूँ सुमेश घोष। तुमने फोन किया था? हाँ सर। बोलो क्या बात है? हाँ सर, ये फॉरवर्ड आया था मुझे। तुमने फोन पे बताया नहीं तुम्हें इस बारे में बात करनी? पहचानते हो इस टैटू को? हाँ सर, ये टैटू मेरी फ्रेंड पायल ने बनवाया था, पायल दास। तू इतना श्योर कैसे है कि ये जो टैटू है वो तेरी फ्रेंड पायल दास का ही है? ये टैटू लेफ्ट हैंड पे, और पायल ने भी अपना टैटू लेफ्ट हैंड पर ही बनाया था। ये देखिए सर, हम दोनों ने अपने टैटू साथ में बनवाए थे कोलकाता में 3 साल पहले। ना ना ना, आमकी स्नेक भालो लागবে ना। मुझे स्नेक नहीं, ड्रैगन बनवाना है। ड्रैगन का कौन सा डिजाइन बताओ? ये वाला पसंद है मुझे। देखो सुमेश, अपने आप को संभालना। लाश का सर नहीं है लेकिन टैटू है। ओके सर। वाह यार, तो बहुत सुंदर है, लेकिन पता है ये ज्यादा अच्छा है। ये पायल है, मेरी बचपन की दोस्त पायल दास। तुम्हारी बचपन की दोस्त की हमें 18 जनवरी को लाश मिली, और आज 23 जनवरी है। तो इतने दिन तुमने अपनी इतनी करीबी दोस्त को मिस नहीं किया? हम दोनों बस फ्रेंड्स थे, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं पायल के टच में नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं। फिर एकदम से अचानक मेरे पास निहारिका का फोन आ गया। हेलो। हेलो, सोमेश का? कौन बोल रहा है? मैं निहारिका, पायल की बहन, 12/7 से। क्या बात है निहारिका,
ऐसे अचानक? पायल दीदी का फ़ोन 2 दिन से नहीं लग रहा है। माँ और मैं उन्हें दिन रात ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। क्या आप पता लगा सकते कि बात क्या है? मेरी भी उससे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है निहारिका। अच्छा, तो कोई और है जिसे मैं फ़ोन कर सकती हूँ? ऐसे तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम रुको, मैं कुछ पता करता हूँ। तीन बार मैं उसके फ्लैट पर भी जाकर आया था, मगर ताला लगा हुआ था। फ्लैट क्या है उसका? और पायल का फ़ोन नंबर? अंधेरी ईस्ट में भारत कॉलोनी में रहती है। नंबर याद है? नंबर ये उसका नंबर है। 444567898। इस नंबर का पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड मुझे आज ही चाहिए, और उसके बाद पिछले 6 महीने का जल्द से जल्द। मुझे दूसरी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो तो साहब ने मुझे बॉडी दिखाई थी मुर्दा घर में। पायल दास यहाँ मुंबई में 3 साल से काम कर रही थी। जी सर। तो वो यहाँ जहाँ भी काम कर रही थी, उसे वहाँ किसी ने मिस क्यों नहीं किया? पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की होगी? 5 साल पहले मैं बारासात से मुंबई आया था काम करने के लिए, और पायल को भी बहुत इंटरेस्ट था मुंबई आके जॉब करने का, इसलिए मैंने 3 साल पहले उसके लिए जॉब ढूंढ दी, और साथ ही साथ रहने का इंतज़ाम भी कर दिया। क्या जॉब? गुड आफ्टरनून सर, प्लीज कम दिस वे। अंधेरी ईस्ट में पर्पल स्वान स्पा। जी सर, ये रतन पंजाब होटल के एकदम पीछे ही है, बहुत फेमस है। लेकिन पायल ने वहाँ पर सिर्फ 1 साल ही काम किया था। फिर कहाँ चली गई? वो उसने बताया नहीं। वो रूम भी उसने छोड़ दिया था जो मैंने उससे दिलवाया था, वो भी मुझे बिना बताए। हाँ सोमेश, बोलो। क्या बोलूं पायल, 2 हफ्ते से तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तुम्हारे वो क्या नाम है, वो पर्पल स्वान स्पा, वहाँ गया तो उन लोगों ने बताया तुमने नौकरी छोड़ दी है। तुम्हारे रूम पे गया तो पता चला तुमने कमरा भी छोड़ दिया है। क्यों हुई थी पायल, क्या हुआ है? आज़ाद हो गई हूँ मैं, तरक्की हो रही है मेरी। तुम ये अब बता रही हो मुझे? ये हमारा छोटा सा बारासात नहीं है पायल, और ये हमारा बड़ा सा कोलकाता भी नहीं है। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ पायल, ये हमारे कोलकाता से भी बड़ा, देश का सबसे बड़ा शहर है। और मैं सबसे बिजी भी, काम के अलावा टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए फोन नहीं किया। अब कहाँ काम कर रही हो? कौन से पार्लर में? नहीं, कोई पार्लर नहीं। अब मैं खुद की एक चलती फिरती उठती बैठती पार्लर हूँ, फ्रीलांसर। कैनो, तुमको मालूम भी है कितना बड़ा रिस्क है उसमें? ज्यादा पैसा भी तो है, और वैसे भी इतनी बड़ी सोने की नगरी में आके रिस्क नहीं लिया, उसको सोना भी तो नहीं मिलेगा। स्कूल टाइम से ही बड़े बड़े सपने थे पायल के। स्कूल की सीढ़ियाँ भी एक करके नहीं चढ़ती थी वो। तो ये फ्रीलांस मसाज सर्विस, फोन पर भी अपॉइंटमेंट फिक्स होते हैं? होते होंगे। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। 2 सालों में बस कभी कभार मेरी पायल से बात होती थी, वो भी फोन पर। कभी मिले नहीं हम लोग, फुर्सत ही नहीं थी उसे। आज उसकी लाश देख ली, सर कटी। जी, मैं एसआई ज्योति बिरजे, क्राइम ब्रांच। क्या हुआ मैडम? ये पास वाला फ्लैट पायल दास का है? हाँ, वो बंगाली, लेकिन कई दिनों से देखा नहीं उसे। उसका मर्डर हो गया है। क्या? तभी मैं सोचूं, इतने दिनों से उसका फ्लैट बंद क्यों है?
एक्चुअली मैडम हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था उसके साथ। बस कभी सीढ़ियों पे या तो फिर बिल्डिंग कंपाउंड में वॉक करते समय हाय हेलो हो जाता था बस। और कई दिनों से पायल और स्वाति दिखी भी नहीं थी। ये स्वाति कौन है? पायल की रूममेट। मैडम वो दोनों ना स्पा पार्लर में काम करती थी। स्पा समझते हो ना, मसाज विसाज। ये स्वाति फ्रीलांसर थी या किसी स्पा से जुड़ी हुई थी? ये हम लोग को कैसे मालूम होगा? वैसे भी हम लोग उनसे ज्यादा बात नहीं करते थे। योगेश दलवी कौन है? योगेश भाऊ, मतलब योगेश दलवी इस मकान के मालिक हैं और ये पायल और स्वाति इनके किराएदार थे। किसी के पास नंबर है योगेश दलवी का? हाँ जी, सर्वकृपा सोसाइटी का फ्लैट नंबर 202 मेरा ही है, किराए पे दे रखा है। भानगढ़ का है मैडम। तुम्हारी किराएदार पायल दास का मर्डर हुआ है। अरे क्या बोलता है तुम्ही? पेपर में पढ़ा होगा तुमने, एक औरत की लाश मिली सर कटी हुई। हाँ मैंने पढ़ा तो था। वो तुम्हारी टेनेंट पायल दास है। मैडम मुझे ज्यादातर पता नहीं रहता कि मेरे फ्लैट पे कौन रहता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फ्लैट में कौन रहता है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो फ्लैट मैंने मेरे ब्रोकर को दे रखा था, नितिन गावड़े नाम है उसका। 6 महीने का किराया वो मुझे एडवांस में दे देता है और फिर वही हैंडल करता है सभी पार्टीज को। मैडम मैं उस फ्लैट पे कभी जाता तक नहीं। पर अब तो तुम्हें आना पड़ेगा, वो भी चाबी के साथ, और नितिन गावड़े को भी लेकर आना। सर, जैसा कि सोमेश ने बताया कि फ्लैट कई दिनों से बंद है, पड़ोसी ने बताया कोई स्वाति मित्रा नाम की लड़की रहती थी पायल के साथ, वो भी स्पा लाइन से ही थी। सोमेश, तू जानता था स्वाति के बारे में? नहीं मैडम, मैंने आपको बोला था मैं पिछले 2 साल से पायल से नहीं मिला। हाँ, कभी कभार फोन पे बात हो जाती थी, मगर वो भी जल्दबाजी में। The number you are trying to call is currently switched off. योगेश दलवी? जी, ये चाबी। सर, ये फ्लैट के ओनर है योगेश दलवी और ये ब्रोकर है नितिन गावड़े। जी सर, लेकिन नितिन ने ये फ्लैट किसी लड़की को किराए पे दिया ही नहीं था। हाँ साहब, ये 2 लड़कियां पायल दास और स्वाति मित्रा, इनको मैं जानता भी नहीं। मैंने फ्लैट दीपक बासु को दिया था रेंट पे। तुमने ये फ्लैट इस नितिन को दिया और नितिन ने ये फ्लैट दीपक बासु को सबलेट किया और रह रही थी यहाँ पे 2 लड़कियां। वो क्या रहा है ये? कौन है दीपक बासु? 2 दोस्त है मेरे साहब। सुमेश, तुम जानते हो इस दीपक बासु को? नहीं सर। आप लोग में से कोई जानता है इस दीपक बासु को? पता नहीं सर, हमने तो यहाँ पे सिर्फ स्वाति और पायल को ही देखा है। की हो रो? पायल दी की कोई खबर? बुरी खबर है। क्या हुआ दादा? कुछ 6-7 दिन पहले पुलिस को पायल की लाश मिली। निहारिका, निहारिका की बोलो माँ? हाँ बोल, सुमेश ने क्या कहा? पायल से बात हुई उसकी? हाँ बोल बेटा, बोल। हाँ। पायल के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसका आधार कार्ड भी और पासपोर्ट भी। सर, मुझे स्वाति मित्रा का आधार कार्ड और पासपोर्ट भी मिला है। और सर, ये वही लड़की है जिसकी लाश हमें मिली थी। यस, हमारी फर्स्ट विक्टिम। हाँ, यही है स्वाति मित्रा। लगता है आप लोग इतनी पढ़ाई करती हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। जी मैडम, हमने हर न्यूज़पेपर में स्वाति की लाश की फोटो छापी थी। पब्लिक से अपील की थी कि कोई इसे जानता हो तो सामने आए। आप तीनों तो पड़ोसी हैं उसके। सर, फोटो तो देखा था पेपर में मैंने, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों मेरे ही फ्लैट में रहने वाले होंगे। मैं इन दोनों से कभी मिला नहीं, मैं इनका नाम तक नहीं जानता। मैंने ये फ्लैट इस नितिन के हवाले कर रखा था। साहब, मैंने इश्तिहार देखा था, वो
बिना सर की लाश के बारे में। लेकिन आई शपथ साहब, अभी देख के मैं भी शॉक हो गया हूँ। मैंने इन 2 लड़कियों को कभी नहीं देखा, सब दीपक बासु ही देखता था। एग्रीमेंट के पेपर्स का। और ये दीपक बासु कौन है? दोस्त था मेरा, तो इसलिए एग्रीमेंट के पेपर नहीं बनवाए। उसको और 2 फ्लैट रेंट पे दिए मैंने साहब। फोन लगा उसे अभी कभी और उसको बोल आके मिले मुझसे ताबड़तोड़। हाँ, ये स्वाति है। The number you are trying to call is currently switched off. साहब, ये दीपक बसु का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। 444-232-111। यही है दीपक बासु का नंबर? हो साहब। सर, इस नंबर की डिटेल्स में वैसे भी निकलवा ही रहा था। पायल दास की इसी नंबर पे आखिरी बार बात हुई थी। करता क्या है दीपक बासु? अच्छा दोस्त था मेरा, मतलब अच्छी जान पहचान वाला था। मैंने इसको 3 अलग अलग फ्लैट किराए पे दिए थे और मैं उससे किराया लेता था और मालिक को देता था, घर मालिक को, अपना कमीशन रखकर। अच्छा धंधा चला रहा था। कोई एग्रीमेंट वगैरह करता है इसका? अब 3-3 फ्लैट किराए पे लिए थे तो उतना झंझट कम होता था ना मेरा। 3-3 फ्लैट किराए पर लेता है, रहता कहाँ है और करता क्या है? एजेंट है, लड़कियों को काम दिलवाता है, ब्यूटी पार्लर वगैरह। मसाज पार्लर? हाँ साहब, वैसा ही कुछ। इन मसाज पार्लर में सिर्फ मर्दों की मसाज होती है? साहब शायद, मेरे को मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं उधर। होटल्स में, घरों में भी फोन करके लड़कियों को बुलाया जा सकता है मसाज करवाने के लिए। और इस सब में इस दीपक बासु को क्या मिलता है? साहब कमीशन जैसा कुछ, दलाली जैसा कुछ। अब मेरे को किराया टाइम से देता था, आज तक कोई लफड़ा नहीं हुआ। बस 2 मर्डर हुए, लफड़ा नहीं है ये। अब मैं क्या बोलूँ साहब। रहता कहाँ है ये दीपक बासु? यही अंधेरी ईस्ट में, कॉलोनी एग्जैक्टली पता नहीं। तू कह रहा है कि वो तेरा दोस्त है, तू 3-3 फ्लैट देता है उसको किराए पर चढ़ाने के लिए, और तेरे पास फोन नंबर के अलावा उसकी ABCD कोई जानकारी नहीं है, और उन किराए के फ्लैट के तू पेपर वर्क नहीं करता। उनमें से एक फ्लैट में तो जवान लड़कियां रह रही थी जिनकी इस वक्त लाशें पड़ी हैं मुर्दाघर में। देखिए साहब, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। हाँ साहब, मेरा भी वैसे कोई लेना देना नहीं है। लेना भी है सबसे और देना भी है। किराए पर फ्लैट देते हो, उसके पेपर वर्क नहीं करते। पेपर वर्क करना भी तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये नितिन गावड़े, बाकी 2 फ्लैट जो तूने दीपक को दिलाए, कहाँ है वो? साहब यही है पास में, एड्रेस है ना मेरे पास। तुम दोनों के पास स्वाति के किसी भी रिश्तेदार का नंबर नहीं है? हमने बोला ना मैडम, हमारा उनके साथ सिर्फ हाय बाय ही था, वो भी फॉर्मल टाइप। रिश्तेदार तो क्या मैडम, हमारे पास उन दोनों के नंबर्स भी नहीं है। और सोमेश, तुम्हें स्वाति के बारे में आज ही पता चला है? जी मैडम, पायल ने तो कभी फोन पर भी स्वाति का नाम तक नहीं लिया था। लड़की का नाम है स्वाति मित्रा और एड्रेस है 24 रत्नमणि कॉलोनी, भीरू नगर, कोलकाता। नोट कर लिया उसका एड्रेस, हम उसका फैमिली को कांटेक्ट करेगा। ओके, थोड़ा जल्दी करेंगे सर प्लीज, स्वाति की बॉडी मॉर्ग में है। हाँ हाँ समझ गया, जल्दी हो जाएगा। सर आगे से राइट। सर ये चाबी है मेरे पास। दीपक ने फ्लैट भूतों को दे रखा था क्या? साहब सच बोल रहा हूँ, कसम से मेरे को कुछ मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा है। वो दीपक तो ठीक ठाक सा बंदा था। 2 लड़कियां रहती थी यहाँ। थी मतलब 2 महीने से दिखी ही नहीं वो। उनका नाम नंबर कुछ है आपके पास? नहीं सर, कभी 2 बातें भी नहीं हुई उनसे। कब से रह रही थी यहाँ? 6 महीने पहले आई होगी, फिर लगभग 2 महीने से दिखी ही नहीं वो। करती क्या थी कुछ पता है? नहीं सर। यहाँ भी 2 लड़कियां? हाँ सर, पड़ोसन कह रही है कि उसे उनका नाम तक नहीं पता, आखिरी बार 2 महीने पहले देखा था। यहाँ भी 2 लड़कियां रहती थी, कहीं दोनों के साथ भी कुछ गलत ना हुआ मुले, ये काफी सीरियस हो सकता है। नितिन, हाँ। चल तेरा तीसरा फ्लैट दिखा जो तूने दीपक को सबलेट किया। नितिन गावड़े, ये दीपक मिला तो ठीक है, नहीं तो तू ही सब कुछ बता दे। मैं क्या बोलूँ सर, मुझे तो तीनों फ्लैट का किराया टाइम पे देता था, बोला था कि सिर्फ लड़कियां रहती है फ्लैट में और कोई लफड़ा नहीं है, सब सही है, और किसी ने कभी कोई शिकायत भी नहीं की। अब मुझे क्या पता साहब पीछे से क्या हो रहा था। मैडम मैं जा सकता हूँ? मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है मैडम।
अभी नहीं। क्यों नहीं मैडम? मैम सब कुछ तो मैंने आपको सामने आकर बता दिया है। पायल की भी पहचान हो गई है आप लोगों को, और साथ ही साथ स्वाति की भी पहचान हो गई है। लेकिन कातिल की पहचान अभी बाकी है। तब तक क्या मैं यही रहूंगा मैडम? अरे मेरा मालिक मेरे पैसे काटेगा। पायल का सर काटा गया है जो अभी तक मिला नहीं है। सोमेश, पायल तुम्हारी बचपन की दोस्त थी ना? तुम्हें थोड़ा टाइम और यहाँ रुकना होगा। इसकी भी चाबी होगी तेरे पास? हाँ सर। तो फिर खोलना। चल खोल। सर, पूरा घर खाली है। नहीं मुले, खाली नहीं, दरअसल यहाँ बहुत कुछ है, काफी कुछ। फोरेंसिक बुलाओ, एक क्राइम सीन है हमारा। सर, चार 5 महीने से तो कोई भी नहीं रह रहा था सर। और उसके पहले दीपक बासु रहता था यहाँ? नहीं सर, 2 लड़कियां रहती थी। कभी बात होती थी उनसे? कुछ बता सकती हो उनके बारे में? जानने के लिए टाइम ही नहीं होता था सर। हर 2-3 महीने में लड़कियां चेंज हो जाती थी। यहाँ एक मर्डर हुआ है, 2 भी हो सकते। कभी किसी के चीखने या चिल्लाने की आवाज सुनी? हे भगवान, मर्डर? हमने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। शायद एक मर्डर 12 जनवरी को हुआ होगा और दूसरा मर्डर 1-2 दिन बाद, यानी 13 या 14 को। आपके घर से बस एक दीवार छोड़कर 2 मर्डर हुए हैं और आप कह रही हो ना कुछ सुना ना देखा? नहीं सर, वैसे भी हम उन लड़कियों से दूर ही रहते थे, लेकिन बेचारी लड़कियों का मर्डर हो गया यहाँ। कैसे हो गया सर? ये दीपक बासु काफी सस्पिशियस कैरेक्टर मालूम हुआ होगा। लड़कियों को काम दिलाता था, 3-3 फ्लैट्स रेंट पर ले रखे थे, कोई एग्रीमेंट नहीं और फोन भी स्विच्ड ऑफ। दोनों फ्लैट एक अरसे से बंद थे। क्राइम सीन वाला फ्लैट तो लगभग 4-5 महीने से लॉक था। उसके पहले वहां पर 2 लड़कियां रहती थी। तो फिर क्या ये क्राइम सीन 4-5 महीने पुराना था? उस वक्त हमें भी लग रहा था कि एक मल्टीपल मर्डर्स का केस हो सकता है। हम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कातिल के माइंडसेट को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बॉडी डंप की गई थी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर और दूसरी हाउसिंग सोसाइटी के गटर में, फिर कहीं और। एक फ्लैट में हमें खून के धब्बे मिले, उस फ्लैट में जो फ्लैट एक लंबे समय से बंद था। इस बार पब्लिक से ज्यादा हम खौफ की गिरफ्त में थे कि और लाशें मिलने वाली। सवाल तलवार की तरह लटक रहे थे कि कितनी लाशें, किस किस की लाशें और कहां कहां मिलेंगी। समर छोटो बहन स्वाति। तुम्हारी छोटी बहन स्वाति मित्रा का मुंबई में मर्डर हो गया। 6 बरस आगे घर से भागी थी सर। तब से हम लोग का मतलब हमारा और हमारा माँ का कोई रिश्ता नहीं था उससे। एक फ़ोन तक नहीं किया था सर। हम लोग तो उसी समय सारा शोक मना लिया था। वहाँ का पुलिस किसी दीपक बासु को ढूंढ रही है। हमें जाने ना, तो हम लोग को तो बोल के गई थी कि कोई मसाज पार्लर में काम करने जा रही है, लेकिन हम लोग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। स्वाति का फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? आपको बोला तो साहब, हम लोगों से कोई संबंध नहीं रखा था उसने। कोई और है जिसके पास उसका नंबर मिल सकता है? 6 बरस अनेक लंबा अरसा होता है सर, सब कुछ बदल सकता है। एक फ्लैट की 2 लड़कियां मारी गई और दूसरे 2 फ्लैट में 2 लड़कियां थी जिनकी कोई खबर ही नहीं। सर, ग्राउंड सिचुएशन तो यही है। और इस दीपक बासु के बारे में कोई लीड नहीं है सर। लेकिन सर, बीच का ब्रोकर नितिन गौड़ वो हमारी कस्टडी में है और हाउस ओनर योगेश दर्दी, उस पर हम नजर रखे हुए। कुलकर्णी, क्या ये दीपक बासु लड़कियों को फ्लैश ट्रेड में डाल रहा था मसाज पार्लर की आड़ में? ऐसा कुछ अभी तक सामने तो नहीं आया है। मुझे लगता है ये लड़कियां घर से भागी होंगी या तो भगाई गई होंगी। डेफिनेटली गरीब परिवारों से होंगी, दूर दराज के इलाकों से, ताकि अगर गायब भी हो जाए तो कोई इंक्वायरी करने वाला ना हो।
2 लड़कियां मारी जा चुकी हैं और बाकी की लड़कियों की कोई खबर नहीं है। सर हमारे पास पायल दास का नंबर है, हमारे पास दीपक वासु का भी नंबर है। हम इस दीपक वासु को बहुत जल्दी धर लेंगे सर। एक काम करो, पायल दास जहां पहले काम कर रही थी वहां जाके इंक्वायरी करो। स्वाति शायद उसे वहीं मिली हो और इस पूरी साजिश की जड़ वहीं कहीं हो। जी मैडम। मैं एसआई ज्योति बिरजे, क्राइम ब्रांच। इन दोनों को पहचानती हो? तुम्हारा मतलब है तुम पायल को जानती थी और स्वाति मित्रा को नहीं? एक्चुअली मैम मैं यहाँ 2 साल पहले ही ज्वाइन हुई हूँ। तब पायल ऑलरेडी यहाँ काम करती थी, फिर 1 महीने बाद अचानक वो छोड़ के कहीं चली गई। और स्वाति? स्वाति मित्रा का नाम सुना था पर कभी देखा नहीं। स्वाति मित्रा के बारे में कौन बता सकता है? मैडम यहाँ हर 6 महीने में स्टाफ बदलता है, अभी सब नए आए हुए हैं। लेकिन हाँ, सभी लड़कियाँ एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानती है। छोटा सा सर्कल है, काफ़ी टाइट है। मैडम अब 1 घंटे में स्पा शुरू होगा, तभी सब आएंगे। मैं बात करके आपको फ़ोन करती हूँ। दीपक बासु नाम सुना है? दीपक बासु? जी नहीं मैडम। पायल की लाश को पहचानना मुश्किल था, सोमेश सामने आया। लेकिन स्वाति, उसका फेस हमने न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब उसके स्पा या पड़ोस में से कोई सामने क्यों नहीं आया होगा ज्योति? सर सोमेश ने बताया कि पायल 2 साल से फ्रीलांस काम करती थी। हो सकता है स्वाति भी फ्रीलांसर हो और लोगों के जहन से उन दोनों का नाम निकल गया हो। और रही बात क्लाइंट्स की, तो उनमें से किसी का भी आगे आकर पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस वक्त हमें दीपक बासु चाहिए। कोई तो होना चाहिए जो उसे पहचानता हो और ये जानता हो कि इस वक्त वो कहाँ हो सकता है। सर ऐसे और कब तक आते रहना पड़ेगा मुझे सर? इस तरह से तो मेरी नौकरी भी छूट जाएगी। चुपचाप यहाँ बैठो, जब अंदर से ऑर्डर आएगा तभी जा सकते हो। ट्रिपल 4098980। नहीं, कल तक बहुत लेट हो जाएगा। मुझे अगले 10 मिनट में इस नंबर की डिटेल्स चाहिए। हाँ साहब, यही है दीपक बसु। सर फोन कंपनी के फॉर्म पे एड्रेस है 15 दिवाकर हाउसिंग सोसाइटी अंधेरी ईस्ट। ये क्राइम सीन का भी एड्रेस है, पर वहाँ इस दीपक बसु को कोई नहीं पहचानता। और एक नंबर है 444098980। इस नंबर से 12 जनवरी को दीपक को लास्ट कॉल किया गया था। इसकी डिटेल्स के लिए भेज दिया गया है। मुंबई का ही नंबर। पायल और स्वाति मसाज सर्विस करती थी। हो सकता है ये दीपक बासु उनका एजेंट हो किसी किस्म का। सारे मसाज पार्लर से स्कैन करो, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इस दीपक बासु को जानता होगा। इस वक्त ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। कुलकर्णी साहब, वो फ्लैट जिसमें खून के निशान पाए गए थे वो 100% दोनों मर्डर्स का क्राइम सीन। और जो ब्लड सैंपल्स हमको वहाँ से मिले थे वो पायल दास और स्वाति मित्रा दोनों के ब्लड ग्रुप से मैच कर गए हैं। हम दीपक बासु नाम के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे हाथ में लगा है। अश्विन, अगर उसके या उसकी किसी साथी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए तो हम सेंट्रल डेटाबेस से मैच कर सकते हैं। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट क्राइम सीन से क्लियर फिंगरप्रिंट नहीं मिले। स्कैनिंग जारी है। सर, दीपक बासु के फोन पर जो लास्ट कॉल आया था इस नंबर से 444098980, वो स्वाति मित्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सर दीपक बासु का नंबर 444232111, ये 12 जनवरी से स्विच ऑफ है, रात 10:30 बजे से। स्वाति का लास्ट कॉल इसी दीपक वाले नंबर को था 12 जनवरी को, और उसके एक दिन पहले 11 जनवरी को पायल दास का लास्ट कॉल था इसी नंबर को, यानी दीपक को। पायल दास का नंबर है 444567898। पायल दास 11 जनवरी को दीपक को कॉल करती है और दीपक का नंबर है 444232111। दीपक को इस नंबर पर कॉल करने के बाद फिर 11 जनवरी को ही रात के 10:30 बजे पायल का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। स्वाति मित्रा का नंबर है 4444980 से 12 जनवरी को दीपक को कॉल करती है और दीपक को कॉल करने के बाद 12 जनवरी को ही रात के 10 बजे स्वाति मित्रा का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है, जो अभी तक स्विच ऑफ है।
अभी मर्डर को 12 घंटे ही हुए हैं इंस्पेक्टर। एग्जैक्ट टाइम इस वक्त बताना पॉसिबल नहीं, फिर भी अंदाजन 96 घंटे से 120 घंटे के अंदर मर्डर हुआ होगा। पर सर स्वाति की लाश हमें पहले मिली है। स्वाति की लाश पहले मिली 13 जनवरी को और गली हुई बॉडी मिलती है एक हाउसिंग कॉलोनी के गटर में। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि पायल को 11 की रात को ही मारा गया होगा और उसी रात उसकी बॉडी और उसका सर अलग अलग जगह पर डंप हुए और उसके दूसरे दिन यानी 12 जनवरी की रात को स्वाति को मारा गया होगा और अगली सुबह हमें उसकी बॉडी मिलती है एक हाउसिंग कॉलोनी के कंपाउंड में। यानी स्वाति को बाद में मारा गया होगा और उसकी बॉडी हमें पहले मिलती है और पायल को पहले मारा गया होगा और उसकी बॉडी हमें बाद में मिलती है। अरे ये तो दीपक है, इसी ने मुझे फर्स्ट पास जॉब दिलाया था। तो अंजलि बता सकती हो इस वक्त दीपक कहाँ मिलेगा? सॉरी मैडम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि दीपक इस वक्त कहाँ है। लेकिन तुम स्वाति और पायल दोनों को जानती थी? जानती थी, वो दोनों 3 साल पहले यहीं काम करती थी। फिर मैं यहाँ से जॉब छोड़कर चली गई। बाद में मैं 6 महीने पहले लौटी तो वो दोनों यहाँ से जा चुकी थी। हमारे यहाँ पर लौटना और छोड़ना चलता रहता है। मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों, क्या हो गया? यार सोच सोच के खून खौल उठता है कि 1 रुपए में से 70% तो ये स्पा ले जाता है और बाकी 30% जो बच जाता है वो हमारे हिस्से में आता है। लेकिन क्लाइंट्स तो मिलते हैं ना। फ्रीलांस में क्लाइंट्स को पकड़ना कितना मुश्किल होता है और मर्द ज़र तो वैरायटी के गुलाम है। लेकिन अंजलि, क्लाइंट्स बार बार हमारे पास आते हैं ना, और पता है क्यों? क्योंकि हमारे मसाजेस में वैरायटी है। मुझे लगता है हमें फ्रीलांस करना चाहिए। फिर देखना, ये सारे क्लाइंट्स पप्पी की तरह हमारे पीछे पीछे आएंगे। क्यों पायल? है ना अंजलि? यार तुम लोग इतना सोच क्या रहे हो? ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो यहाँ टिकना पड़ेगा। हमें कोई पीएफ या पेंशन नहीं मिलने वाला। अगर हम जवानी में नहीं कमाएंगे तो घर वालों के साथ लड़ झगड़ कर मुंबई आने का क्या फायदा? पायल और स्वाति दोनों के बहुत बड़े बड़े सपने थे। कुछ घर वर खरीदने का भी प्लान था दोनों का। अंजलि, हमने स्वाति की फोटो इतनी घुमाई न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर, लेकिन तुम्हारी नजरें तक नहीं पड़ी उस पर। सॉरी मैडम, शायद मुझसे मिस हो गई कहीं। सर स्वाति और पायल दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में फीचर हुए सभी नंबर से मैंने बात की। ऑलमोस्ट सभी उनके क्लाइंट्स हैं। ज्यादातर मेल हैं? सभी मेल हैं सर, और कोई कुछ भी कहने से मना कर रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, पायल के सर्विस मैंने लिए हैं। मुझे बैक प्रॉब्लम है ना। मसाज लेना क्राइम कब से हो गया? स्वाति अच्छा मसाज देती थी, मैं उसको उसकी फीस देता था। मैंने पायल और स्वाति दोनों से काफ़ी दफ़ा मसाज करवाए। देखिए, मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। हाँ, मैं हर हफ्ते मसाज लेता हूँ, कभी पार्लर से, कभी फ्रीलांसर से। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि दूध के धुले इन सारे क्लाइंट्स में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने स्वाति की फोटो देखकर रिस्पॉन्ड किया। वहाँ भी स्टैंडर्ड जवाब सर, देखा नहीं, मिस हो गया। सर फाइनली कोई तो मिली जो दीपक को जानती है, और स्वाति और पायल को भी। दरअसल दीपक एक एजेंट है जो इन लड़कियों को मुंबई में अलग अलग मसाज पार्लर्स में जॉब पर लगाता है। बेसिकली दल्ला। और ये लड़कियां क्या जॉब करती हैं इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। सर इस बिजनेस से जुड़ी हुई 2 लड़कियों का भयंकर तरीके से कत्ल किया गया और दूसरे 2 फ्लैट की 2 लड़कियों का कुछ पता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये बस वहां ना हो जहां इनके होने का हमें डर है। हाँ सर, औरत का सर है, पूरी तरह सड़ चुका है। मेल फीमेल? मेल है सर, लगता तो मेल है सर। हाँ, मैं दीपक बासु को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो तो हमें नजर आ रहा है। दीपक के फोन रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा तुम्हारा नंबर दिख रहा है। हाँ, वो मैं दीपक की पत्नी जैसी हूँ। ये पत्नी जैसी क्या होता है? पत्नी जैसी मतलब हम दोनों लिव इन में रहते हैं। तुम करती क्या हो? कभी दीपक ने मुझे भी और लड़कियों की तरह जॉब पर लगाया था, स्पा में। फिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो मैंने ये लाइन छोड़ दी। हम दोनों साथ में रहने लग गए। दीपक इस वक्त कहाँ है? 13 जनवरी से वो घर नहीं आया है, ना ही फोन किया है। पूरा टाइम फोन स्विच ऑफ है। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग तो नहीं रहा। मेरी आवाज में मत जाइए सर, बहुत टेंशन में हूँ मैं। इतनी टेंशन में हो कि पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं की? सर दीपक कई दिनों के लिए बाहर जाता रहता है, बस उसका फोन स्विच ऑफ नहीं होता। इस बार उसका फोन स्विच ऑफ है। माजरा क्या है सर, सब ठीक है ना? ये सुरेश मांजरेकर कौन है? सुरेश दीपक का दोस्त है सर, पर हुआ क्या है कुछ तो बताइए। सर इस सुरेश मांजरेकर का नंबर दीपक बासु के फोन रिकॉर्ड में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसका फोन भी 12 जनवरी से स्विच ऑफ आ रहा है। इसके सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे भी दीपक बासु का ही एड्रेस है जो हमारा क्राइम सीन है। जी सर। सर दीपक के साथ लिव इन में रहने वाली लड़की प्रीति का कहना है कि दीपक ना 13 जनवरी से घर आया और ना ही उससे फोन पर बात हुई है। कोऑर्डिनेटेड क्राइम लगता है सर। 11 जनवरी को पायल का मर्डर हुआ।
फिर उसकी लाश ठिकाने लगाई गई। 12 जनवरी को स्वाति का मर्डर हुआ, उसकी लाश ठिकाने लगाई गई। फिर ये दीपक ऑफ रेडार हुआ और अब ये सुरेश मांजरेकर भी। और कल हमें एक जली हुई मेल बॉडी मिली और उसके पास से एक फीमेल सिर जो शायद पायल का हो सकता है। ये कुछ ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा, जैसे हमें गुमराह करने के लिए कोई प्लान रचा गया। पहचानते हो इस टैटू को? ये टैटू मेरी फ्रेंड पायल ने बनवाया था, पायल दास। यही है पायल, मेरे बचपन की दोस्त पायल दास। बेचारे, ये सोमेश घोष के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें एक एक नंबर ध्यान से स्कैन करो और पता करोगे कि ये किस तरह से दीपक बासु या सुरेश मांजरेकर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये दीपक बासु है और ये उसका साथीदार सुरेश मांजरेकर। ये दोनों गायब है। हमें शक है इस सोमेश घोष पर, हालांकि इन दोनों के मिलने के चांसेस काफी कम है। दोनों का हिस्ट्री खंगालते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा दोनों के बारे में। साहब, हो सकता है ये जो लाश मिली है जली हुई, ये दीपक बसु की हो और बहुत जल्द ही इसके भिड़ू सुरेश मांजरेकर की भी लाश मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर ये सुरेश और सोमेश की पहले से कुछ सेटिंग रही होगी तो ज़रूर कुछ नई हिस्ट्री निकलेगी। कहानी जो भी है, मुझे बिना मिर्च मसाले के साफ साफ सबूत के साथ चाहिए। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये स्वाति मित्रा को नहीं जानता हूँ और ना ही इस दीपक बासु को। झूठ बोल रहा है तू सोमेश। अब सच सुन, पायल दास, स्वाति मित्रा, दीपक बासु, इन तीनों का कत्ल तूने किया है। नहीं सर, मैंने नहीं किया है सर। तू ये अच्छी तरह से जानता था। इन तीनों की लाशें मिलते मिलते ये केस इतना गर्मा जाएगा कि हम तुझ तक ऐसे पहुंचेंगे जैसे मक्खन तक गरम चाकू। ये क्या बोले जा रहे सर आप? फिर तेरी और तू हमारे सामने खुद आ गया टैटू की पहचान करवाने, क्योंकि तू जानता था कि 2 दिन और पायल के घर वाले 12 साल से यहां, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम सामने आता और तेरी खटिया खड़ी। इसलिए तूने हमें दीपक बासु की तरफ धकेला और जब तक हम उस तक पहुंचे तब तक वो मारा जा चुका था। कैसे? उसे तूने मारा, चलाकर। सर, आप ये मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तूने पायल को पहले मार डाला। क्यों मारा? क्योंकि भले ही वो तेरी बचपन की दोस्त हो, लेकिन जवानी में ये बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से। अरे नहीं सर, पायल सच में मेरी दोस्त थी और मैं ही उसे गांव से यहां लेके आया था। और उसने रिटर्न में तुझे क्या दिया? तुझे बिना बताए नौकरी छोड़ दी, घर बदल दिया। तेरी चिड़िया पिंजरे से बड़ी हो गई थी, ये तुझसे देखा नहीं गया, तू जलकर राख हुआ और तूने पायल को मार डाला। नहीं सर। तू पायल से प्यार करता था या नहीं करता था सोमेश? स्वाति मित्रा को क्यों मारा? क्या उसने पायल को तेरे खिलाफ भड़काया था? क्या वो तुझसे तेरे प्यार को दूर कर रही थी? क्या पायल और दीपक बासु का कोई चक्कर था और तूने रेड हैंड पकड़ लिया था? बोल, अब तेरा खेल खत्म है सोमेश। अरे मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुरेश कहाँ है? उसे भी मार डाला? कहाँ है उसकी लाश? क्या वो मिला हुआ इन सब में तेरे साथ? आप जो जो बोल रहे हैं ना सर, वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं और मैं सुन भी नहीं रहा हूं सर, क्योंकि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। फंसाना चाहते हैं ना आप लोग मुझे। दीपक का कुछ फिक्स नहीं होता है मैडम, कभी कभी 4-5 दिन के लिए गायब हो जाता है। ये सुरेश मांजरेकर कौन है? दीपक का दोस्त बोलो या असिस्टेंट बोलो, साथ में काम करता है। पार्लर्स में लड़कियां सप्लाई करने का काम, नौकरी दिलाना उन्हें। ज़रूरतमंद लड़कियों को काम मिलता है, लाइफ बन जाती है उनकी। मैं भी मुंबई ऐसे ही आई थी दीपक की मदद से। पायल दास को जानती थी? हाँ, अच्छी तरह से। अच्छा हुआ नानी का, मुझे बहुत गुस्सा आता। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में पायल ही पायल है। मैं ना क्यों बोलूँगी मैडम, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती थी। सुनकर के बहुत खराब लगा। स्वाति मित्रा के लिए खराब नहीं लगा? वो भी तो तुम्हारी लाइन से थी। मैं स्वाति मित्रा को नहीं जानती हूँ। ऐसे कैसे? पायल की रूममेट थी स्वाति। उन दोनों का एजेंट तुम्हारा पति जैसा दीपक था, बल्कि मरने के पहले तक वो दीपक के टच में थी। तुम पायल को जानती हो और स्वाति को नहीं जानती। किसी को ना जानना गुनाह तो नहीं है ना मैडम? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम पायल को कैसे जानती थी? 2 साल पहले पायल हमारे घर आई थी।
उसे और स्पा में जॉब नहीं करनी थी, कुछ अपना शुरू करना था। बस तभी मुलाकात हुई थी और टच में रहे। स्वाति हमारे कभी घर नहीं आई तो जान पहचान नहीं हुई। आप सेटिस्फाई हुई आप? मेरे सेटिस्फाई होने की छोड़, मैं तेरी कस्टमर नहीं हूँ। सेटिस्फैक्शन मुझे तभी मिलेगा जब दोनों के हत्यारे अंदर होंगे। मैं भी वही चाहती हूँ मैडम। अब मैं जाऊँ? हत्यारों के नाम बताओ। मुझे कैसे पता होगा? सोमेश घोष के साथ कौन कौन था? कौन सोमेश घोष? मैं सिर्फ पायल की भलाई चाहता था। तू पायल को चाहता था, काबू में रखना चाहता था उसे। नहीं सर, चाहना और काबू में रखना कभी एक साथ हो सकते हैं क्या भला? मैं बस उसके लिए फिक्र करता था। सुमेश, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है और ये अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसे दखल अंदाजी मत किया करो। मुझे अपना भला बुरा पता है। और अपने भले के लिए कुछ बुरा तो नहीं कर रही हो तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि इन लोगों के घरों पे जाना, कभी होटल में प्राइवेट मसाज देना, ये कहीं कुछ और तो नहीं है? ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। अचानक से बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास। उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। जितने पैसे आए ना, दुगना गुरूर आ गया पायल तुम्हें। देखो सोमेश, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर तुम्हारा पता है क्या है? तुम रहते मुंबई में हो लेकिन जीते अभी भी बारासत में, हमारे वो छोटे से गांव में। और तुम्हें मैं ही लेके आया हूँ वहाँ से, भूलो मत। नहीं भूली हूँ मैं, कुछ भी नहीं भूली हूँ। और तुमने जो भी किया ना उसके लिए अनेक धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और मेरी जिंदगी मेरी, ठीक है? पर तुमने जो भी मदद की है ना, उसके बदले में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे डायरेक्ट बोलो। बाय। सोमेश, अब तू ये बिल्कुल मत बोलना कि तुझे जलन नहीं थी। जलन और दर्द में फर्क नहीं होता है क्या? तब दर्द हुआ था मुझे, ये सोचकर कि मैं पायल को इस शहर में सही तरीके से जीना नहीं सिखा पाया। और अब दर्द होता है कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए था, मुझे उसको उस लाइन से निकालना चाहिए था, इस गन से कट कर देना चाहिए था मुझे उसे। इस लाइन से पायल को कट नहीं कर पाया तो तूने उसका गला ही काट दिया। अरे नहीं सर। दीपक बासु पायल को क्लाइंट्स दिलाता था। मुझे क्या मालूम सर, वो तो अचानक से मेरे पास निहारिका का कॉल आ गया तो मैं चौंक गया कि जिनसे 2 साल तक मैंने बात ही नहीं की, वो एकदम से मुझसे मदद क्यों मांग रहे थे। पर फिर मैंने सोचा कि इतनी पुरानी दोस्ती थी तो मैं भी निकल पड़ा उसे ढूंढने। उस वक्त तुझे पुलिस कंप्लेन करने की नहीं सोची? पुलिस कंप्लेन क्यों करता सर मैं? पायल जिस लाइन में थी उस लाइन में आपको क्लाइंट्स के साथ शहर के बाहर जाना पड़ता है, एक से ज्यादा फोन रखने होते हैं, नंबर बदलते हैं, और ये मर्डर वर्डर का तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब उस दिन मैंने वो टैटू देखा तो सब 2 और 2 4 हो गया मेरे दिमाग में। पायल मेरे लिए बहुत मायने रखती थी सर। प्रीति ने साथ दिया तेरा? अब कौन है ये प्रीति सर? कौन प्रीति? प्रीति, तुम अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करोगी और मुंबई से कहीं बाहर नहीं जाओगी। दीपक या सुरेश तुम्हें कांटेक्ट करें तो तुम उन्हें कतई नहीं बताओगी कि हम तुम तक पहुंच गए, बल्कि उनकी जानकारी हमें ला कर दोगी, समझी? बोले मैंने 4 बार इंच बाय इंच पूरी गाड़ी स्कैन की है, बट डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट किए जाने की कोई भी निशानी हाथ नहीं लगी। ओके मैडम, इस सोमेश घोष का 12/7 से यहाँ तक का पूरा चिट्ठा खोला। इसका इस दीपक बासु और सुरेश मांजरेकर से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। और प्रीति के साथ? प्रीति के साथ भी कुछ नहीं है मैडम। ये इस सोमेश के फ़ोन लोकेशन रिपोर्ट्स हैं मैडम। 11 और 12 जनवरी की पूरी शाम को ये क्राइम सीन के आसपास भी नहीं था, और ना ही उन हाउसिंग कॉलोनी के पास था जहाँ से उन लड़कियों के शव मिले थे, और ना ही येऊर के जंगल में कहीं था जहाँ से उस आदमी की जली हुई लाश और महिला का सर मिला था। सर, या तो हम गलत एंगल फॉलो कर रहे हैं या ये सोमेश बहुत चालाक है। इतनी सफाई से सारा काम कर गया कि हमें इसके खिलाफ सबूत का एक तिनका भी नहीं मिल रहा है। सर, उसके फोन रिकॉर्ड्स की तरह उसके प्राइवेट टैक्सी भी एकदम क्लीन है। प्रीति एंगल? सर, प्रीति ने सोमेश की तरह खुद ब खुद काफी कुछ बता दिया, जैसे उसका और दीपक का रिश्ता, उसकी और पायल की जान पहचान, और उसका स्वाति को ना जानना। सोमेश जेलेसी वाला एंगल साफ इनकार कर रहा है। अब ये सुरेश और दीपक हाथ लगे तो उनका मोटिव भी सामने आ सकता है। सर, अगर सोमेश किलर है तो एक बात अटपटी है, उसने स्वाति की लाश को पहचान के लिए छोड़ दिया, पायल का गला काटा और दीपक की लाश को जला दिया। उसने तीनों ही बॉडीज को जला क्यों नहीं दिया? उसके लिए ये काम काफी आसान हो जाता और लाशों की शिनाख्त करना काफी मुश्किल। ये उसकी चाल भी हो सकती है ज्योति। पहले फॉलोन मिसलीड करो, उसके बाद दीपक को सस्पेक्ट बनाओ और फिर दीपक को जला के राख कर दो। कई और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है सोमेश वाकई में इनोसेंट हो और मुझे दीपक, जो लाश हमें मिली वो सुरेश की हो, जिसे किसी कारणवश दीपक ने मार डाला हो। या फिर उल्टा सर, लाश दीपक की हो और सुरेश ने उसे मार डाला हो। सर, इस वक्त दीपक के खिलाफ सबसे मजबूत पॉइंट ये बनता है
कि दोनों विक्टिम्स पायल दास और स्वाति मित्रा ने मरने से पहले अपना लास्ट कॉल इस दीपक बसु को किया था। The number you have called is currently switched off. बोल गिरीश। हाँ जावेद, तूने मुझे उस सुरेश मांजरेकर का नया फोटो भेजा था ना? क्या तेरे पुणे में है क्या? यहाँ कोथरूड में रूम लिया उसने किराए पे। ऑटो, चलो भैया। क्या है? कहाँ चली सवारी? तुमसे मतलब काम से जा रही हूँ। मैडम ने खास वार्निंग दी थी ना, मुंबई छोड़ के नहीं जाने की। वो गांव में मेरी माँ बहुत बीमार है। हमें पहले क्यों नहीं बताया? बीमार माँ की हम खास सेवा करते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे गाँव भी चल सकते हैं। तूने भागने का ट्राई मारा ना, बहुत अच्छा किया। अब हमें ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब तेरा माथा नहीं फोड़ना पड़ेगा। पहला सवाल, दीपक बासु कहाँ है? जिंदा है या मार डाला उसे? प्रीति, तुमने भागने की कोशिश की, यही बात हमारे लिए काफी है जानने के लिए कि तुम इन मर्डर्स में इन्वॉल्व थे। जो कुछ भी जानती हो सब उगल दो। और ये मत समझना कि यहाँ औरतों की खाल नहीं खींची जाती। मैडम मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मेरी माँ बीमार है। मेरी माँ बहुत बीमार है। रेखा, ये बोल रही है कि इसकी माँ बीमार है। चल इसका इलाज करते हैं। वो पत्ता कैंची वैची सब लेकर आ। बहुत दिनों से किसी पे हाथ नहीं साफ किया। देखो प्रीति, सुरेश मांजरेकर पकड़ा गया और उसने बोलना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि तुम लोगों के नाटक में से पर्दा उठ गया है। दीपक को मैं क्यों मारूंगा साहब? तो फिर किसने मारा दीपक को? दीपक को किसने मारा? आप लोगों को किसने बोला कि दीपक मारा गया है? जिंदा है? हाँ। पायल और स्वाति को किसने मारा? दीपक ने। सुरेश ने दीपक का साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर पहले पायल को मारा और उसके बाद स्वाति को। उसी स्वाति को जिसे तू कल तक जानती नहीं थी। अब क्या छुपाऊं मैडम, मैं बहुत डर गई थी। पूरा कांड किया सुरेश और दीपक ने और बेकार में मैं फंस जाती, जबकि मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो तेरा है, दीपक के साथ पत्नी के जैसा, और हमसे झूठ बोल के इस मर्डर के साथ खूनी के जैसा। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे उस पति जैसे आदमी ने और उसके दोस्त ने 2 लड़कियों की हत्या की है, तुम पुलिस के पास आई क्यों नहीं? उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो अगली लाश मेरी मिलेगी। क्या पलटी मार रही वो? मैं तो दीपक के साथ दोस्ती की वजह से फंस गया इस केस में साहब। दीपक प्रीति को क्या धमकी देता था साहब? सारा का सारा प्लान तो उसी ने बनाया था। और एक प्लान मेरे अंदर भी बन रहा है। उस प्लान के हिसाब से प्रीति गांव भाग गई, गुमशुदा है अभी तक। और तुझ तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए तुझे। किसी को मालूम नहीं है कि तू इस वक्त कहां है। समझ रहा है ना? तुम और सुरेश जो फुटबॉल का गेम खेल रहे हो ना, हम उसके रेफरी हैं। फील्ड से ही नहीं, सीधा स्टेडियम से बाहर जाओगे और ऐसे बाहर जाओगे कि जिंदगी भर याद नहीं आएगा क्या खेल रहे थे। यकीन मानो मेरा साहब, ये 2 औरतों का मसला था, प्रीति और पायल का। उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, और जब उन दोनों के बीच में गोली बजी ना सब, तब जाके ये सब प्लान बना। कमीनी, लिमिट में रह। दीपक के आसपास भी आई ना तो काट के रख दूंगी तुझे। मैं उसके पास जाती हूँ? अरे यार जोक मत मार। देख, उसको असली औरत की जरूरत है, इसलिए वो मेरे पास आता है। इसके लिए तू चाहे अपने पल्लू से बांध के रख या अपने झूठे मंगलसूत्र से, वो तो मेरे पास आएगा। तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं है ना? पराये मर्द पर डोरे डालती है, दूसरी औरत का घर तोड़ती है। भूल गई इतनी जल्दी? हाँ, तूने भी किसी और का घर तोड़ के अपना खुद का घोंसला बनाया था। और रही बात पराये मर्द पे डोरे डालने की,
तो मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए और ना ही आएंगे कि मुझे किसी और मर्द पे डोरे डालने पड़े। तो दीपक को दूर क्यों नहीं करती है? क्यों करूं मैं? हम लोग साथ में काम करते हैं, मजे मारते हैं। और वैसे भी अब तो हम लोग का रिश्ता किसी और लेवल पे ही चला गया। अच्छा, उसने फोटोज नहीं दिखाई तुझे? क्या फोटो? रुक, मैं फोटोज भेजती हूँ तुझे। ऐसा लग रहा था सच में पेट में तेजाब जमा हुआ है, और वो कमीनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शादी के फोटोज के बाद सुहागरात के फोटोज आए और दीपक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये शर्ट मैंने तुझे गिफ्ट की थी, जो एक कुत्ती उतार रही है इस फोटो में। क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? हाँ, प्यार तो दूर की बात है, इंसानियत भी नहीं है ना तुझमें। चुप कर! एक झापड़ मार के थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा, समझी? एक तो जब से नोटबंदी हुई तब से बिजनेस के बंबू लगे हुए हैं, ऊपर तेरा रोज रोज का रोना। इस घर में किस चीज की कमी है? तेरा पिक्चर, मूवी, ये वो, पार्लर, शॉपिंग, फलाना ढिमकाना सब कुछ पूरा किया। एहसान कर रहा है मुझ पे? रोते रोते तू मेरे पास आया था जब वो कमला तेरे मुंह में थूक करके चली गई थी और तेरे कमजोर हाथों में 2 साल की सोनिया को छोड़ के गई थी। किसने पाला सोनिया को? मैंने। कैसे पाला? सगी मां की तरह। तूने शादी की मुझसे? नहीं। कैसे रखा तेरा घर? सगी बीवी की तरह। और तू जाकर के उस पायल के गले में मंगलसूत्र पहना के आ गया। धोखा नहीं है ये, मैं करती तो जेल पाता। चल। पहले बहुत जान छिड़कता था दीपक मुझ पर, हम तीनों इतना खुश थे, मनाली और गोवा भी घूमकर आए थे। और उसके बाद ये पायल आई, टायन साली। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। मेरी गृहस्थी तो छोड़ो, उसने दीपक को रास्ते में ला छोड़ा था। वो लल्लू की तरह फंसता जाता था और वो पुलिस की धमकी देती रहती थी। कैसी धमकी? पायल को सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए थी और वो दीपक को धमकी देती थी कि मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो पुलिस केस करेगी। कौन से पैसे? दीपक, तूने पायल से शादी इसीलिए की थी ना कि तेरे पैसे और मेरे पैसे की झंझट का दायिंड हो जाए। अरे यार, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ थोड़ी है। सच बताऊं तो मेरी तो शादी उल्टी पड़ गई है। वो तो कहती है अब तो शादी हो गई है, अब तो मेरे पैसे तुरंत ही लौटा दो। सुनो, नहीं दीपक, मैं बोल देती हूँ, हमारे रिश्तों को पैसे के मामलों में मिक्स मत करो। यार तुम ये हमारा रिश्ता क्यों बोलती रहती हो? शादी हो गई है ना हमारी। क्या शादी लगा के रखा है? वैसी शादी तो तुमने उस भैंस प्रीति से भी की थी ना। उससे घाटा पड़ा तो मेरे पैसे पे नजर है तुम्हारी। देखो, सब पता है मुझे। यार हम दोनों एक है ना, हम एक है ना, एक है तो हमारी कमाई एक क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि तुम आज भी मेरी हर अपॉइंटमेंट से कमीशन के पैसे लेते हो। लेकिन ये जो 7 लाख रुपए है ना, वो मेरे हैं, मेरी सेविंग्स है। और जब भी मांगती हूँ तुम पैसे लौटाते ही नहीं हो। बात होती है तो प्यार, शादी, हम एक है वगैरह वगैरह शुरू हो जाता है तुम्हारा। वो पैसे कहाँ भाग रहे हैं? तुम और प्रीति तो भाग सकते हो ना। यार प्रीति के साथ भागना होता तो तुमसे शादी क्यों करता? देखो दीपक, बकवास मत करो। मुझे अब मेरे पैसे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, वरना मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ चीटिंग का केस ठोक दूंगी। अब बताओ, इतना अर्जेंट क्या है पैसे? क्यों इतने अर्जेंट? क्योंकि मैं 4 महीने से तुमसे मांग रही हूँ और तुम नहीं दे रहे हो। यार लेकिन मैं भी तो जानूं कि तुम्हें पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। मुझे घर लेना है। तो पहले क्यों नहीं बोला? पायल, मैं काम करता हूँ, मैं भी कहीं से लोन लेता हूँ, हम दोनों मिलके एक अलग अच्छा घर लेंगे। मैं अपने और स्वाति के घर लेने की बात कर रही हूँ। मैंने और स्वाति ने एक कोली लेने का सोचा है। हम दोनों ने घर देखा है, पैसों की बात भी हो चुकी है। मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए और इस बार मैं पक्का पुलिस में जाऊंगी। शॉटी। वो पैसे उसके पास थे ही नहीं, उसने सारे पैसे अय्यासी में उड़ा दिए थे। मतलब हमने काफ़ी तो तुझे ही दे दिए, काफ़ी लग गए लड़कियों को कोलकाता से ट्रांसपोर्ट कराने में। अब मेरे पास है ही नहीं पैसे। मतलब अब कुछ बचा नहीं? 1 पैसा नहीं। लड़कियों का ट्रांसपोर्ट? तुम लोगों का धंधा ये सिर्फ स्पा वाला ही था या कुछ और भी था? स्पा वाला ही था सर।
लड़कियां दीपक अरेंज करता था, वो उसके बंगाल साइड से, जिनको काम चाहिए होता था। बहुत सारी लड़कियां इस पर में काम करती थी और उनमें से कुछ लड़कियां जो स्पेशल सर्विस देती थी। पहले पायल को मारा, फिर स्वाति को? जी सर, प्लान प्रीति का ही था। वो कहते हैं ना साहब, एक तीर से दो निशाने। पायल को मारने से दीपक के सर से 7 लाख का टेंशन जाता और मेरे अंदर से 7 करोड़ का गुस्सा। मैंने कितनी बार समझाया है, वो औरत नहीं चुड़ैल है। हाँ, और उसी चुड़ैल की कमाई से तुमने कंगन बनवा लिए, हमने छुट्टियां मना ली, मजे कर लिए। अगर जिंदगी भर मजे करने हैं तो सरदर्द का सर ही काट डालो। क्या कोई पहली बार थोड़ी होगा? और अगर एक की मौत से 3-3 जिंदगियां सुधर सकती हैं तो उसमें बुरा क्या है? और वैसे भी उसके आगे पीछे है कौन? और अगर है भी तो हमें क्या, उसकी सोचें या अपनी सोचें? तुम पायल के मर्डर की सोच रही हो? मैं तो सोच चुकी हूँ, बस तुम्हें अब ढंग से करना है। उसे पैसे देने के बहाने फ्लैट पे बुलाओ और फिर एक एक पैसे का हिसाब देना। ऐसा हिसाब देना कि फिर पैसे मांगने की नौबत ही ना आए। पायल, तुम्हारे पैसे आ चुके हैं। मेरे फ्लैट पर आ जाओ और अपना पूरा कैश ले लो। सच? पूरे 7 लाख? हाँ पूरे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आ रही है? आने दे, उसके स्वागत की सारी तैयारियां पूरी। आओ पायल। तो कहाँ है पैसे? देता हूँ। कुछ ज्यादा ही जोर से चॉपर चल गया जोश में, तो सर अलग हो गया बॉडी से। दीपक रोक ना, दीपक सुन, देख अभी तक गुड लक बहुत सही रहा है, कोई पुलिस की गाड़ी पास में नहीं है। मेरी बात मान, अब और ज्यादा लक को आजमाते नहीं है, यहीं कहीं डाल देते, आगे चांस मिले या नहीं मिले, है ना? चल अंदर ले लेना। फिर वहीं से योर साइड गए और पायल की मुंडी वहीं फेंक दी। ये सब 11 जनवरी की रात को हुआ। डेट तो याद नहीं है। तो पायल को मारने के बाद उसकी अगली रात को स्वाति को मार डाला। क्यों? ये दोपहर से चौथी बार फोन कर रही है स्वाति यार। हमने स्वाति के बारे में तो कुछ सोचा नहीं साला। वो तो रूम पार्टनर है ना पायल की, और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। अगर इस स्वाति ने कंप्लेन वगैरह कर दी तो हम लोग लटक जाएंगे। कहीं पायल ने स्वाति को यहाँ आने से पहले सब कुछ बता तो नहीं दिया कि मैं पैसे लौटा रहा हूँ, वो मेरे यहाँ आ रही है? सच में लटक जाएंगे यार। देखो, रास्ता एक ही है, उसे रास्ते से हटा दो। अरे स्वाति, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। बड़ा परेशान हूँ यार पायल को लेकर मैं। क्यों दीपक साहब, क्या हुआ उसे? अरे कुछ नहीं, कल रात को हमने डिनर किया, उसके बाद उसे एक के बाद एक उल्टियाँ होने लगी। अरे बाप रे, अब वो कैसी है? मैंने डॉक्टर को बुलवाया था, दवाई दी है उसे, लेकिन उसमें उठने की ताकत नहीं है बिल्कुल भी। फोन तो उठा सकती है ना, उसका फोन कब से स्विच ऑफ ही आ रहा है। वो गोलियों की वजह से नींद में। अच्छा सुनो ना स्वाति, तुम यहाँ आ सकती हो क्या पायल की देखभाल के लिए? देखो, मैं और किसी को तो बुला नहीं सकता, प्रीति को तो बिल्कुल नहीं, मतलब समझ रही हो ना तुम। मैं खुद रुक जाता, लेकिन मेरी बेटी का एनुअल डे है। ठीक है दीपक साहब, मैं अभी आती हूँ।
अरे सुरेश, वॉचमैन कोई दिख नहीं रहा है, कोई है नहीं आसपास, क्या करें? चल अंदर चल, चल जल्दी डाल देते। तो तुम्हें उस कॉलोनी में कोई गटर नहीं मिला? गटर ढूंढने का टाइम ही नहीं था, तो ऐसे वहीं फेंक दिया। वो जंगल में जो एक आदमी की जली हुई लाश फेंकी, वो किसकी है? सर हमने किसी आदमी को नहीं मारा साहब, हमने बस स्वाति और पायल को, बस उसके सिवा किसी को नहीं। दीपक बासु किधर भागा है? कोलकाता, पारासात या फिर कहीं और? कहीं नहीं, यही मुंबई में रतन लॉज चकाला। दीपक बासु पकड़ा गया क्या? हाँ, उसे पकड़ लिया गया है। उसने क्यों मारा था पायल को? पैसों के लिए। वो पायल के पैसे नहीं लौटाना चाहता था। पायल दास, ये हेड पायल दास का है। डीएनए परफेक्ट मैच हो गया। और जाहिर सी बात है, जो जली हुई आदमी की लाश मिली है वो दीपक बासु की तो नहीं है। हमने डीएनए प्रिजर्व किया है। अब आपके हाथ में फिर से एक ब्लाइंड केस है। पायल और स्वाति दोनों की फैमिलीज काफी गरीब थी, इसलिए बॉडी की कस्टडी लेने दोनों फैमिलीज में से कोई भी नहीं आ पाई, इसलिए दोनों क्रिमेशंस फाइनली हमने ही किए। और जो जली हुई मेल बॉडी थी, वो केस चल रहा है? हाँ, हम उस पर लगे हुए हैं। कुछ ज्यादा ही ट्रेजिक केस था ये। पायल के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, और स्वाति, ना तो उसका पायल के पैसों से कुछ लेना देना था और ना ही दीपक प्रीति पायल ट्रायंगल से। आई मीन स्वाति ने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि दीपक उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। सोचा तो पायल ने भी ऐसा नहीं होगा। क्रिमिनल इंटेंशन इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती, खास करके अपने करीबी लोगों की। पर जुर्म होने से पहले दस्तक जरूर देता है। खासकर क्रिमिनल के बिहेवियर से पता चल जाता है कि उसकी इंटेंशन क्या हो सकती है। शायद पायल को पहले समझ जाना चाहिए था कि दीपक जिसके साथ वो फाइनेंशियली और इमोशनली जुड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक आम इंसान चीजों को भरोसे के चश्मे से देखता है, ना कि हमारी तरह शक के चश्मे से। पायल और स्वाति को समझ जाना चाहिए था, पर वो तो भरोसे में गई, एक फ्रॉड के जाल में फंसी और एक बहुत ही भयंकर मौत मारी गई, जो वाकई में बहुत दुखद है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।